अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द मिसकैरेज। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि व्हेन एवर देयर इज़ अ पीवी ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी देयर कैन बी मैनी रीजंस लाइक द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, इट कैन बी ड्यू टू द मिसकैरेज। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मिसकैरेज। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम द वूम्ब बिफोर इट इज एबल टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। तो क्या होता है कि WHO कहता है कि अगर फीटस 20 वीक्स तक है तो 20 वीक तक या उससे पहले अगर डिलीवरी होती है तो उसको हम डिलीवरी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एक्सपल्शन, क्योंकि वो जो बेबी पैदा होता है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसे मिसकैरेज कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू UK अगर कोई भी फीटस 23 वीक्स प्लस 6 डेज तक जो है वो एक्सपेल होता है या उससे पहले तो उसे हम कहते हैं मिसकैरेज। या फीटल वेट अगर लेस देन 500 ग्राम्स हो तो हम कहते हैं कि दिस इज द मिसकैरेज। एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज? दैट इज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो अगर हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो रहा है और उसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आपको मिलेगी। तो ये भी MCQ आ जाता है। और अक्सर आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज। अगर 3 या 3 से ज़्यादा कंसेक्टिव प्रेगनेंसी लॉस होती है अर्ली तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट। तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है स्पोरेडिक। उस स्पोरेडिक में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? APLS। तो ये आपने बातें याद रखनी है। मिसकैरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गायनी के जो टॉपिक्स हैं उनमें हमेशा वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए आपने इन तमाम छोटी छोटी बातों को कहीं नोट करके रखना है। और मिसकैरेज का रिस्क कितना होता है? 10 to 15% होता है। दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फिगर। नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिसकैरेज जिस पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। अब बायोकेमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? बायोकेमिकल ऐसी प्रेगनेंसी को कहते हैं जिसमें UPT तो पॉजिटिव आ जाता है लेकिन अल्ट्रासाउंड पर आपको फीटस नजर नहीं आता, उससे पहले ही मिसकैरेज हो जाएगा और UPT नेगेटिव हो जाएगा। सो क्या होता है कि कॉन्सेप्शन से 6 to 12 डेज के बाद इम्प्लांटेशन होती है। जब इम्प्लांटेशन होती है तो क्या होता है कि बीटा HCG ब्लड में रिलीज होगा। जब बीटा HCG ब्लड में रिलीज होगा तो UPT क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आपको इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी जो है वो 6 वीक्स एंड ऑनवर्ड नजर आती है ऑन अल्ट्रासाउंड। तो इस टाइप ऑफ मिसकैरेज में क्या होता है कि जब UPT पॉजिटिव आता है उस वक्त अल्ट्रासाउंड पर आपको कोई फाइंडिंग नजर नहीं आएगी। इससे पहले कि आपको अल्ट्रासाउंड पर कोई फाइंडिंग नजर आए, ये क्या हो जाता है? इसका मिसकैरेज हो जाता है, ये प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी लॉस। मीन फर्स्ट UPT इज पॉजिटिव, देन इट इज नेगेटिव और कहानी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नजर आने से पहले ही खत्म हो जाती है। सो पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी किसी भी सिनेरियो में कि जेस्टेशनल एमेनोरिया ऑफ 5 to 6 वीक्स का होगा या फिर कुछ दिन ही पेशेंट ऊपर होती है। तो फॉर एग्जांपल वो लिख सकते हैं कि पेशेंट का साइकिल रेगुलर है, 28 डेज का साइकिल है और अब 2 डेज या 3 डेज ऊपर हुए हैं, UPT पॉजिटिव है, अब पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई है और उसने नेक्स्ट डे जब दोबारा से UPT टेस्ट किया या बीटा HCG लेवल्स चेक करवाए तो UPT जो है 2-3 दिन बाद नेगेटिव आ गया है। अब पेशेंट को प्रॉपर पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बायोकेमिकल प्रेगनेंसी लॉस। बायोकेमिकल नाम क्यों रखा है इसका? बिकॉज इसमें बायोकेमिकल आपको बीटा HCG मिल रहा है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। प्रेजेंटेशन क्या है? अगेन भी मैंने बताया कि UPT पॉजिटिव होगा, बाद में नेगेटिव हो जाएगा और ऑस क्लोज होगा। अल्ट्रासाउंड पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा और इसमें आपने रीएश्योर करना है पेशेंट को। और अगर ये रिकरेंट हो रहा हो तो फिर हम देखेंगे कि क्या कॉज है, फिर अकॉर्डिंग टू कॉज हम ट्रीट करते हैं। नाउ दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस जिसमें से MCQ हमेशा आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिस्ड मिसकैरेज को। इसमें क्या होता है कि
ये हमने कॉन्सेप्ट की बात करनी है। यूट्रस में क्या होता है, प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल सैक बनता है, जेस्टेशनल सैक के अंदर होता है फीटल पोल। ये दो चीज़ें हम होती हैं, ठीक है, जहाँ से फीटस ने बनना है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, क्लिनिकली भी आपने अप्लाई चीज़ करनी है, और आप देखते हैं किसी भी पेशेंट का ये जेस्टेशनल सैक की मेजरमेंट 25 mm से ज़्यादा आ रही है, मतलब जेस्टेशनल सैक 25 mm या उससे ज़्यादा है, लेकिन अभी भी फीटल पोल नहीं बना, या फिर फीटल पोल बना हुआ है और वो 7 mm या उससे ज़्यादा है और कार्डिक एक्टिविटी उसमें नहीं है, तो ऐसी रिपोर्ट को हम लेबल करेंगे मिस्ड मिसकैरेज, जिसको डिलेड मिसकैरेज भी कहते हैं। ये आपने याद रखनी है बात। अगर एमसीक्यू आए कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग, पेन, जेस्टेशनल एमेनोरिया ऑफ 7 वीक्स, 8 वीक्स, या वो कैसे कह सकते हैं कि पेशेंट आपके पास आई है बुकिंग के लिए और आपने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें आपने जेस्टेशनल सैक देखा और वो 30 mm का है और फीटल पोल नहीं है, या वो कहते हैं कि फीटल पोल तो मौजूद है जो 7 mm से ज़्यादा है लेकिन कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, तो आप कहेंगे दिस इज़ द मिस्ड मिसकैरेज, राइट। What is the complication of missed miscarriage? There can be DIC. इसीलिए हम क्या कराएंगे, DIC प्रोफाइल करवाएंगे। PTA PTT लेवल्स हम पेशेंट के चेक करते हैं, और इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अब कोई भी पेशेंट आपके पास आती है, उससे ब्लीडिंग है, पेन है, आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपने देखा कि कार्डिक एक्टिविटी है। अब कार्डिक एक्टिविटी अगर मौजूद है तो सेकंड चीज़ आपने देखनी है कि ऑस क्या है। अगर आपने पीवी की और ऑस क्लोज है लेकिन कार्डिक एक्टिविटी मौजूद है, बेबी इज अलाइव बट देयर इज अ ब्लीडिंग एंड पेन, ये क्या है, वार्निंग साइन है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि ऑस क्लोज है, तो देयर इज अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द फीटस, इसे हम कहते हैं थ्रेटन्ड मिसकैरेज। तो बाज़ का तो सीधा सीधा ही एमसीक्यू आ जाता है अबाउट द थ्रेटन्ड मिसकैरेज। थ्रेटन्ड मिसकैरेज और इनएविटेबल मिसकैरेज में क्या फ़र्क होता है कि इनएविटेबल मिसकैरेज में ये लिखा होगा कि पेशेंट को पेन है, ब्लीडिंग है, जेस्टेशनल एमेनोरिया भी कोई लिख देंगे कि 6 वीक्स का, 7 वीक्स का, 8 वीक्स का है, कार्डिक एक्टिविटी जो है वो अल्ट्रासाउंड पर आ रही है, और हमने जब पीवी की थी तो ऑस जो था वो ओपन था। तो नाउ दिस इज कॉल्ड इनएविटेबल मिसकैरेज, कि अब मिसकैरेज होने ही वाला है, ये नहीं रुकेगा। अब इसको हम थ्रेटेंड नहीं कहेंगे। किस बेस पर? ऑस की बेस पर। थ्रेटेंड में ऑस क्लोज होगा, इनविटेबल में ऑस ओपन होगा। तो ये सीधे सीधे एमसीक्यू बन गए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू किस तरह से बन सकता है, किसी भी सिनेरियो में लिखा हो कि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन है, ब्लीडिंग है, और या ना आपने वैसे ही पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया है और उसमें जेस्टेशनल सैक फॉर एग्जांपल वो लिख दें 15 mm का है, या वो लिख दें कि फीटल पोल 3 mm का है, 4 mm का है और कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, तो क्योंकि अभी ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता मिस्ड मिसकैरेज का, तो ऐसे टाइप को हम कहेंगे अगेन थ्रेटेंड मिसकैरेज, और पेशेंट से कहेंगे कि 2 वीक्स के बाद आकर चेक करवाए। अगर सेम फाइंडिंग्स आती हैं तो फिर हम उसको लेबल करते हैं एज अ मिस्ड मिसकैरेज। क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ रहे हैं, आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अब इनविजिबल मिसकैरेज की क्या मैनेजमेंट होती है, क्योंकि अब ये बेबी तो नहीं बचेगा, तो हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं यूज़, या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज़ द इनकम्प्लीट मिसकैरेज? इनकम्प्लीट मिसकैरेज में क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आएगा ब्लीडिंग के साथ, पेन के साथ, और इसमें क्या होता है कि
हाफ बेबी एक्सपेल हो गया, हाफ बीच में रह गया, तो हम इसे क्या बोलते हैं, RPOCs, तो रिमेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। तो आपने जब एग्जामिनेशन की तो ऑस ओपन थी और कुछ प्रोडक्ट्स जो थे यूट्रस में हैं, कुछ सर्विक्स वेजिना में हैं, कुछ एक्सपेल किए हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट मिसकैरेज। तो आपको अल्ट्रासाउंड पर क्या मिलेंगे, RPOCs मिलेंगे। और अगेन क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड, मेडिकल एंड सर्जिकल। और इनकम्प्लीट मिसकैरेज की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हैवी ब्लीड हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस में पेशेंट जो है वो जा सकती है। नाउ द कंप्लीट मिसकैरेज में क्या होता है कि पेशेंट आपसे कह रही कि रात को बहुत ब्लीडिंग थी, क्लॉट पास हुए हैं, अब ब्लीडिंग सेटल हो गई है, पहले बहुत पेन थी, अब पेन खत्म हो गई है, आपने एग्जामिनेशन की तो ऑस क्लोज है, तो दैट इज द कंप्लीट मिसकैरेज। लेकिन डायग्नोसिस से पहले ज़रूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब ये भी अगेन क्लिनिकल अप्लाई करने ज़रूरी है कि जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो या तो आपको क्या फाइंडिंग्स होंगी कि जेस्टेशनल सैक नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मिड लाइन एंड्रोमेट्रियल इको मिलेगा। हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो कैसे देखते हैं कि यूट्रस की कैविटी इंटैक्ट है या नहीं है, हमें एक शार्प लाइन जो है वो इको लाइन नजर आती है इन द सेंटर ऑफ द यूट्रस, या तो हमें वो नजर आएगी या हमें RPOCs नजर आएंगे। तो अक्सर आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड पर लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर का RPOC है, रिमेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, 1.2 सेंटीमीटर का है। तो अगर 1.5 सेंटीमीटर से कम RPOCs हों, मीन 15 mm से कम RPOCs हों, तो उसे हम इनकम्प्लीट मिसकैरेज नहीं कहते, उसे हम कंप्लीट मिसकैरेज कहते हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनकी डायग्नोसिस क्या बनी हुई होती है कि RPOCs अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहे हैं 10 mm के, 8 mm के, और लिखा होता है कि दिस इज़ द इनकम्प्लीट मिसकैरेज। तो दैट इज़ नॉट द इनकम्प्लीट मिसकैरेज। पेशेंट को आपने कहना होता है कि ये जो रह गए हैं ये पीरियड्स के साथ ही चले जाएंगे या वैसी ब्लीडिंग के साथ ये रिमूव हो जाएंगे। सो और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कंप्लीट मिसकैरेज हम तभी कहेंगे जब हमें पता होगा कि पहले प्रेगनेंसी थी भी, हो सकता है प्रेगनेंसी हो ही ना और उसको पीरियड्स हों। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पेशेंट की प्रेगनेंसी हो और अब उसने क्लॉट पास किए हों, तो हम कहेंगे प्रॉपर तरीके से जब वो क्लॉट पास कर लेगी तो दैट इज़ द कंप्लीट मिसकैरेज, हमने रीअश्योर करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी मैनेजमेंट है। इसमें हमने मेडिकल, सर्जिकल और एक्सपेक्टेंट करके क्या करना है, कुछ है ही नहीं। सो इन अ नटशेल आपने किस तरह से याद करना है, फॉर एग्जाम्पल यूट्रस के अंदर जेस्टेशनल सैक है, अंदर क्या है कि बेबी है। सो इफ फॉर एग्जाम्पल कार्डिक एक्टिविटी नज़र आ रही है, अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी है, कार्डिक एक्टिविटी नज़र आ रही है, आपने PV की ऑस जो है वो क्लोज है, हम कहेंगे कि दिस इज थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द फीटस, इट इज़ कॉल्ड थ्रेटेंड मिसकैरेज। और अगर कार्डिक एक्टिविटी फॉर एग्जांपल नज़र आ रही है, जेस्टेशनल सैक इंटैक्ट है, पेशेंट को ब्लीडिंग है, पेन है, और लिखते हैं कि एग्जामिनेशन पर सर्वाइकल ऑस ओपन हो गया है, अब इस फीटस को कोई नहीं बचा सकता, दिस इज कॉल्ड द इनएविटेबल मिसकैरेज। अब जो है एक्सपल्शन हो जाएगी। अब थर्ड में क्या होगा, एक्सपल्शन क्योंकि हो जानी है तो ये फीटस फॉर एग्जांपल हाफ जो है वो एक्सपेल हो गया है, हाफ जो है वो अंदर है, तो कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। आपने एग्जामिनेशन की तो आपको सर्वाइकल ऑस पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मिल रहे हैं, कुछ वेजिना मिल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड किया तो कुछ आपको यूट्रस के अंदर मिल रहे हैं, तो इससे हम कहेंगे कि दिस इज द इनकम्प्लीट मिसकैरेज। और जब सब के सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर आ जाएं, या तो बिल्कुल तमाम के तमाम बाहर आ जाएं, या फिर अगर रह भी जाएं तो कितने, 15 mm से कम प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, तो हम इसे कहते हैं दिस इज द कंप्लीट मिसकैरेज। जो स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं वो डिलेड मिसकैरेज पर या मिस्ड मिसकैरेज पर कंफ्यूज होते हैं। मिस्ड मिसकैरेज में आप याद रखना है जेस्टेशनल सैक 25 या 25 से ज़्यादा हो और फीटल पोल ना हो, तो हम लेबल करेंगे, या फीटल पोल हो 7 mm से ज़्यादा लेकिन कार्डिक एक्टिविटी नज़र ना आ रही हो तो। और ये आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्लिनिकली भी इसको अप्लाई करना है। और डिलेड मिसकैरेज की कॉम्प्लिकेशन DIC होती है जिससे हम डरते हैं,
इनकम्प्लीट मिसकैरेज में ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में भी जा सकती है। रिस्क फैक्टर्स एक दफ़ा आप देख लें, जिस तरह से मैटरनल एज है, प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री है, इनफर्टिलिटी, मोर बीएमआई का होना, यूट्राइन मेलफॉर्मेशन, अल्कोहल का यूज़ होना, रीसेंट चेंज ऑफ पार्टनर, डायबिटीज़, एपिलेप्सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैफीन इंटेक मोर देन 7 कप्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, थ्रोम्बोफिलियास। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग केस। जब आप किसी से हिस्ट्री लेंगे कि जी मिसकैरेज क्यों हो रहा है, यू हैव टू आस्क एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, रूल आउट करने के लिए। नाउ वंस अगेन कोई पेशेंट आई है मिसकैरेज के साथ, आपने इनिशियल असेसमेंट करनी है, हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट को एग्जामिन करना है। अगर हो सकता है कि पेशेंट स्ट्रेचर पे आए, पेशेंट वाइटली अनस्टेबल हो, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो, तो अगर पेशेंट आपके पास स्ट्रेचर में आया है, वाइटली अनस्टेबल है, तो आपके पास टाइम तो नहीं होगा कि आप टीवीएस करें और बीटा एचसीजी के लेवल्स चेक करवाएं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो फ़ौरन से आप पेल्विक और स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे। मोस्टली ये किस कंडीशन में होगा? इनकम्प्लीट मिसकैरेज के सिनेरियो में, जिसमें पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेशेंट शॉक में आती है। आप फ़ौरन से आरपीओ सीज जो हैं वो रिमूव करेंगे, आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे, ब्लड रेंज करवाएंगे। मीन पेशेंट को आपने रिससिटेट करना है, कॉल फॉर हेल्प करनी है, एबीसी मेंटेन करनी है। और किस अप्रोच के ज़रिए आप इन आरपीओसीज को रिमूव करेंगे? सर्जिकल अप्रोच। सेकेंड स्नैरियो क्या बनता है? सेकेंड स्नैरियो बनता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, अब आपके पास आई है पीवी ब्लीड के साथ इन अर्ली प्रेगनेंसी। क्योंकि पेशेंट स्टेबल है और वो प्रेग्नेंट है, तो हम देखेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ मिसकैरेज है। जाहिर सी बात है हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे अलॉन्ग विद अल्ट्रासाउंड। तो कौन सा अल्ट्रासाउंड बेस्ट होता है? टीवीएस। और हम बीटा एचसीजी भी करवा सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। लेकिन अगर वो ये कहें कि पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आई है और जेस्टेशनल मेनोरिया है, मतलब कहें कि पेशेंट को पीरियड्स नहीं हुए 1 वीक से, तो अगर मेनोरिया की हिस्ट्री है तो फिर फर्स्ट टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट टेस्ट इज टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, हम बीटा एचसीजी करवाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और ब्लीडिंग के साथ है, तो फिर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन या टू डायग्नोस हम टीवीएस करवाएंगे। हमने टीवीएस किया, फॉर एग्जांपल हमने टीवीएस पे देखा कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है और हमने जब पीवी की तो सर्वाइकल ऑस ओपन है, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, सर्वाइकल ऑस ओपन है, तो ये तो इनएविटेबल मिसकैरेज है। तो कोई भी टाइप ऑफ मिसकैरेज हो कंप्लीट के अलावा, कंप्लीट में तो हम रीअश्योर करते हैं ना, तो ये भी एमसीक्यू हो जाता है। तो बाकी टाइप्स में हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट यूज करते हैं कि भी खुद ब खुद एक्सपल्शन हो जाएगी, मेडिकल करते हैं कि हम ड्रग देते हैं, या फिर हम सर्जिकल अप्रोच यूज कर सकते हैं, हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं या कुरेटाज करते हैं। तो हम कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब है मैनेजमेंट अप्रोच। हम पेशेंट को एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम पेशेंट से कहते हैं वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अप्लाई करें, 7 to 14 डेज वेट करें, खुद ब खुद एक्सपल्शन हो जाएगी और 7 to 14 डेज के बाद हम फॉलो अप करते हैं। और अगर पेशेंट को थ्रेटेड मिसकैरेज है, प्रेगनेंसी ऑफ अनसर्टेन वायबिलिटी है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, इवन के मिसकैरेज है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये हम कब अप्लाई करेंगे? अगर पेशेंट की विश है, पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, तो हम ये अप्लाई करेंगे और अप टू 8 वीक्स तक हम अप्लाई कर सकते हैं। अब है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को ड्रग देते हैं और पेशेंट को पेन स्टार्ट होती है और एक्सपल्शन हो जाती है। नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक आपको मेफेप्रेस्टोन रूटीनली यूज नहीं करनी चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मीजोप्रोस्टोल, जो कि ब्रिकी के नाम से आती है। तो अगर मिसकैरेज है तो आप क्या करेंगे? 800 माइक्रोग्राम की डोज देंगे। अगर इनकम्प्लीट मिसकैरेज है तो 600 माइक्रोग्राम की डोज देंगे। हम अपने वार्ड में क्या यूज करते हैं? फीगो क्लासिफिकेशन फॉर द एक्सपल्शन फॉर द मिसकैरेज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसकैरेज में अकॉर्डिंग टू फीगो क्लासिफिकेशन मीजोप्रोस्टोल की डोज डिफरेंट होती है। सो आपने क्लिनिकली उस डोज को अप्लाई करना है, क्योंकि लॉन्ग केस में एग्जामिनर आपसे फीगो क्लासिफिकेशन के मुताबिक डोज पूछेंगे।
तो आपने बस इतना याद रखना है कि मेडिकल मैनेजमेंट में यू गिव मीज़ोप्रोस्टोल टू द पेशेंट और सक्सेस रेट इसका 80% तक होता है। मेडिकल मैनेजमेंट का और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का नुकसान क्या होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, पेन ज़्यादा हो सकती है, पेशेंट को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए पेशेंट पेन लेगा और इसके अलावा फेलियर रेट इनका ज़्यादा होता है। नाउ द सर्जिकल मैनेजमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्की स्टेशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट आपके पास शॉक में आया तो आप उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। अगर पेशेंट में साइंस ऑफ सेप्सिस हैं तो जल्दी से आपने जो है कंसेप्शन को रिमूव करना है, एक्सपल्शन करनी है। और वो पेशेंट जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट सूट नहीं करता, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट जिसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आ सकता दोबारा, तो उसमें हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट अवॉइड करेंगे कि अब वो दोबारा पेशेंट आएगा ही नहीं, कोई मसला ही ना बन जाए। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम वैक्यूम अप्लाई कर सकते हैं, हम क्यूरेटाज कर सकते हैं। वैक्यूम का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें ब्लड लॉस जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू क्यूरेटाज। इसके अलावा लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर होता है। इसको हम प्रेफर करते हैं। अक्सर MCQ ही आता है कि पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस, तो हम कहेंगे कि वी हैव टू यूज़ द वैक्यूम। फेलियर रेट इसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्यूरेटाज। फेलियर रेट कितना होता है 1 to 5%। शार्प क्यूरेटाज का नुकसान क्या होता है कि इसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी ज़्यादा होती है। और आपने ये बात याद रखनी है कि सर्जिकल मैनेजमेंट में ब्लड लॉस कम होगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट। हाँ, अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम ब्लड लॉस वैक्यूम के अप्लाई करने से होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट। ये ओवरऑल दोनों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर ये साइड इफ़ेक्ट किस में होंगे, क्यूरेटाज करने से। क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यूट्रस और सर्वाइकल ट्रॉमा हो सकता है मोस्टली विद द क्यूरेटाज। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन एडहेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, अप टू 40% पेशेंट्स में होगी और स्पेशली किसके इस्तेमाल करने से, क्यूरेटाज के। और पेल्विक इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं अप टू 3% और स्पेशली विद द यूज ऑफ द क्यूरेटाज। अक्सर ये MCQ हो जाता है कि पेशेंट की DNC की गई, ENC की गई, तो उसके बाद अब नेक्स्ट साइकिल में या तो पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ड्यू टू द एडहेरेंस, ड्यू टू द इंट्रायूट्राइन एडहेरेंस। तो क्या हो गया, पेशेंट को एशर्मैन सिंड्रोम हो गया है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। तो DNC ENC में पेशेंट क्या हो सकती हैं, एडहेरेंस हो सकती हैं, जिसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए से उन एडहेरेंस की एडहेनोलाइसिस कर देते हैं। तो दैट इज़ दैट मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई पॉइंट भी समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।